रुको रुको, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हो। चैप्टर 5 तुमने सर्च कर रखा है और नहीं मिल रहा है तुम्हें कोई प्रॉपर वीडियो जो कि तुम्हें पूरा चैप्टर 5 आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दे। तो ये वही वीडियो है जिसको तुम देख रहे हो, तो रुक जाओ और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित, तो मैं हूँ आपका सोशियोलॉजी मेंटर जो आपको पढ़ाता है सोशियोलॉजी बड़े ही आसान भाषा में। तो आज के क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, आप देख ही लिया होगा आपने पीछे कि हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में इंडियन सोसाइटी, जो आपकी बुक है। अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और आपका एग्जाम नज़दीक है और चैप्टर नंबर 5 आप सर्च कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं मिल रहा है, तो ये बुक आपकी जो इंडियन सोसाइटी है उसका चैप्टर नंबर 5 है। 5 नंबर चैप्टर कौन सा है? पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड एक्सक्लूजन। ये चैप्टर जो है, इसके सारे कंसेप्ट, सारी चीज़ें हम आसान भाषा में आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वन शॉट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। और परीक्षित सर के द्वारा आपको ये वीडियो, यानी कि मेरे द्वारा आपको वीडियो पढ़ाया जाएगा और पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आसान भाषा में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनइक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है ना, इतना समझ में आता है। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर, कि सबको इक्वल इक्वल बांट देंगे ना, सबको बराबर बांट देंगे। अब इन इक्वालिटी का मतलब क्या है? कि बराबर नहीं, बराबर नहीं। इनइक्वालिटी का बराबर का मतलब तो होता है, इक्वल का मतलब तो होता है सर हम समझ के बराबर, यानी कि बराबर चीजों में सबको बराबरी का अधिकार, यानी कि इक्वली सबको समझा जा रहा है। इनइक्वल मतलब कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, सबको बराबरी का दर्जा जो है नहीं दिया जा रहा है। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? कि भेदभाव हो रहा है कहीं पर, कहीं पर इक्वालिटी नहीं है। किसी को तो ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है, किसी को इज्जत मिल रही, किसी को नहीं मिल रही, किसी को शिक्षा मिल रही, किसी को नहीं मिल रही है। सारी ही चीज़ें पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि बराबरी ना होना, या भेदभाव कह सकते हैं आप। ये है कैसे होता है, इकोनॉमिक भी होता है और सोशल भी होता है। कैसे कैसे होता है समझेंगे। लाइफ चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज आर नॉट इक्वली अवेलेबल टू एवरीवन, यानी कि जीवन की कई सारे चेंजेस होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, और जो अपॉर्चुनिटी होती हैं, जो आपकी हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होती हैं, या हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी होती है, वो सबको बराबर नहीं मिल रही है। सबको बराबरी का अधिकार उसमें नहीं मिल रहा है बच्चों। और क्या हो रहा है? दे आर लेस फॉर द सप्रेस कास्ट, यानी कि कुछ कास्ट जो है आपकी, उनके लिए क्या है, ये कम भी, यानी कुछ दबी हुई कास्ट जो है, कुछ छुपी हुई कास्ट है, उनको क्या है, अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको बराबरी नहीं मिल रही, उनको इक्वालिटी में नहीं मिल रही है। हर चीज़ उनके लिए जैसे आपके लिए अवेलेबल है, वैसे उनके लिए अवेलेबल नहीं है। जो छुपी हुई कास्ट हैं, जो दबी हुई कास्ट हैं, जो छोटी कास्ट हैं, आपने देखा होगा। आप अभी अपने मोबाइल फ़ोन में एग्जाम्पल लें, अगर हम, आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, और आपके पीछे तकिया भी लगा है, मुझे पता है, और आपने पैर पे पैर रख रखा है और मोबाइल देख रहे हैं आराम से। ठीक है, जितनी देर मन होगा उतनी देर देखेंगे, उसके बाद रील्स देखने लगेंगे, मुझे ये भी पता है। लेकिन बच्चे, जो आपको ये मिल रहा है ना, हो सकता है ये किसी को ना मिल रहा हो। कोई इस समय बेचारा ठंड में कड़कती ठंड में कोई बाहर कुछ चीज़ें, बर्तन धो रहा हो, कोई छोटा बच्चा आपके जैसा, या आपके जैसा कोई बच्चा किसी टेबल पे पोछा मार रहा होगा, उसको पढ़ाई का अधिकार नहीं मिला, शायद वो पढ़ना चाहता होगा लेकिन नहीं मिल पाया किसी कारण से। क्यों नहीं मिल पाया, यही सब तो चीज़ें हमें जाननी है आज की क्लास में। और जो पैर पे पैर रखे आप बैठे हैं, हो सकता है कोई आपकी उम्र का ही विद्यार्थी जिसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है, किसी के पैर के जूते के पॉलिश कर रहा है, क्योंकि उसको अधिकार नहीं मिल पाया। किसी की टेबल पे पोछा मार रहा है, तो किसी का टॉयलेट साफ कर रहा है, तो किसी के गंदे कपड़े धो रहा है। वो सब काम कर रहा है जो आपके हिस्से में नहीं आए। ठीक है ना, तो यही होती है इनइक्वालिटी। पढ़ना तो उसे भी आपके साथ चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं पढ़ पाया। किस कारण नहीं पढ़ पाया, सारी चीज़ें हम समझेंगे क्लास में। ठीक है तो अब सोशल इक्वालिटी क्या होती है, सोशल इनइक्वालिटी क्या है? जब समाज में, जब आपको जो है इनइक्वालिटी की जो बात आएगी, जब समाज में नहीं मिलेगी। समाज में कैसे? समाज में किसी का स्थान ऊंचा है तो किसी का नीचा है, किसी का सोशल स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, किसी का नहीं अच्छा है। कोई जब समाज में एंट्री लेता है तो उसके आगे पीछे 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं। कोई जब समाज में एंट्री लेता है तो लोग उससे दूर हट जाते हैं, हटो हटो ये तो गंदा है। तो ये इनइक्वालिटी हुई कि नहीं, और सामाजिक हुई कि नहीं, ये बताइए। ठीक है, हुई सर, क्लियर है। डिफरेंस शो टू पीपल इन द सोसाइटी। सोसाइटी में, समाज में क्या होता है, लोगों के आसपास या लोगों के आपस में जो होता है वो अंतर दिखाई देता है। यानी किसी, कोई जब एंट्री ले रहा है तो उसके तो आप पैरों में गिरे जा रहे हैं, कोई एंट्री ले रहा है तो उससे दूर भाग रहे हैं, नहीं तो गंदा ही तो छूत है। तो ये सामाजिक असमानता ही तो हुई वो, समझ में आ गया। ठीक है,
पोजीशन इन द सोसाइटी, स्टेटस यानी कि समाज में स्टेटस, वही मैंने बताया किसी का स्टेटस समाज में क्या है, अच्छा है, तो किसी का स्टेटस समाज में अच्छा नहीं है। ठीक है, स्टेटस इन सोसाइटी बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि समाज में जो आपका स्टेटस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रखता है कि नहीं रखता है? आप किस लिए पढ़ रहे हैं? आप किस लिए पढ़ रहे हैं? समाज में अपना स्टेटस बनाने के लिए पढ़ रहे हैं ना बच्चे? यस या नो? पढ़ रहे हैं ना? पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको भी चाहिए कि सर मैं भी पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मुझे स्टेटस चाहिए समाज में, तो उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं ना। तो स्टेटस जरूरी हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, ये बता दो एक बार, जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? जरूरी हुआ सर। ठीक है, आगे, इन टर्म ऑफ 3 अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, इको कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि 3 अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी बात हो रही है? एक इको कैपिटल, एक सोशल कैपिटल, एक कल्चरल कैपिटल। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। तो अभी हमने स्लाइड में क्या समझा कि सामाजिक असमानता के बारे में समझा कि सामाजिक असमानता जो होती है वो आपकी आर्थिक भी होती है, वो आपकी कैसी होती है, सोशल भी होती है, इकोनॉमिक भी होती है। ठीक है, सबको मौके बराबर नहीं मिलते, ये वाली हमने बात जानी। कुछ जातियों को मौके आपके जैसे नहीं मिल पाते, हमारे जैसे नहीं मिल पाते। ठीक है, और क्या होती है आपकी सोशल इनइक्वालिटी, कैसी होती है? समाज में जो लोगों के आसपास के भेदभाव देखने को मिलते हैं वो होते हैं। ठीक है, सोशल यानी लोगों की जो स्टेटस होता है, लोगों की जो स्टैंडर्ड होता है, उसमें आपको बहुत अंतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने समझी, आगे समझेंगे। आगे समझेंगे इकोनॉमिक क्या है, इक्वालिटी, फाइनेंस, इनकम। भाई इकोनॉमिक स्टेटस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में क्या क्या आ जाएगा? इकोनॉमी क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी। आपके पास मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है प्रॉपर्टी, तो हम बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे, नहीं होंगे। हम तो जमींदार हो गए और वो बेचारा लेबर हो गया, वो काम कर रहा है कहीं पे, मजदूरी कर रहा है। ठीक है, फाइनेंस, इनकम, हमारी इनकम ज़्यादा है तो हमारा समाज में स्टेटस भी क्या होगा? बहुत बेहतर होगा। किसी की इनकम कम है तो उसका स्टेटस अच्छा नहीं माना जाता। हमारा समाज ऐसा ही है, पैसे से चलता है हर चीज़ को। ठीक है ना, तो इनकम ज़्यादा स्टेटस अच्छा, इनकम कम स्टेटस कम। समझ रहे हैं ना? आप कितना अच्छा कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, इनकम मैटर कर रही है यहाँ पर। ठीक है ना, स्टेटस बनाने में। सोशल की बात करें अगर हम, सामाजिक में स्टेटस, सोशल, स्टैंडिंग और कनेक्शन, यानी कि कैसे आपकी स्टैंडिंग, कैसे कनेक्शन है। आपका स्टेटस ऊंचा होता है तो आप बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, आपका स्टेटस नहीं अच्छा होता तो अपने स्टेटस के लोगों के साथ बैठते हैं। कभी देखा किसी मजदूर को किसी पॉलिटिशियन के साथ, या किसी मजदूर को किसी बड़े बिजनेस के साथ, बिजनेसमैन के साथ बैठा देखा है क्या? नहीं देखा, मूवी में देखा होगा बस, कि अमिताभ बच्चन अगर मजदूर होता है तो बड़े बिजनेसमैन उसको आता है, उसको गाड़ी रोकता है, शीशा उतारता, कहता है ओहो ये तो बहुत काम का आदमी लगता है, इसको ले चलते हैं, उसको फ़ोन करके बुलाता है, अगले दिन उसे भी बिजनेसमैन बना रहा है। ये सब मूवीज़ में होता है बच्चों, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, आपको बात समझनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक मतलब प्रॉपर्टी, फाइनेंस। आप पैसे, इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है? इकोनॉमिक्स बात करता है पैसे की। तो जहां पे इकोनॉमी आ गया यानी कि आप पैसे से तोला जा रहा है स्टेटस को। ठीक है ना, प्रॉपर्टी, फाइनेंस और इनकम आ जाती है इकोनॉमिक में। सोशल में क्या जाता है? सोशल स्टेटस या सोशल स्टैंडिंग आ जाती है, उसके कनेक्शंस कैसे कैसे हैं। कल्चरल में कैसा आ जाता है? सोशल इंस्टीट्यूशंस, बिलीफ, क्वालिफिकेशन, पॉलिटिक्स। ठीक है ना, और आपका एजुकेशन, और एग्जाम्पल में कह रहा है गेटिंग अ जॉब थ्रू, जैसे कि मान लीजिए अब कल्चरल कनेक्शन में कैसा आ गया, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आपको बेहतर जॉब मिलेगी। क्वालिफिकेशन अब आपके सामने वाले की अच्छी नहीं है, वो किसी परिस्थिति के कारण अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं ले पाया, अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी अच्छी। तो ये क्या हो गया? आपका कल्चरल हो गया। कल्चरल में क्या? क्वालिफिकेशन आ गया, पॉलिटिक्स आ गई, उसके कनेक्शंस। अब अगर उसका उसका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ होगा तो उसके कनेक्शन भी अच्छे होंगे, तो हो सकता है उसके कनेक्शंस का उसको फ़ायदा मिल जाए, कहीं से उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी, उसको कनेक्शंस जो उसके थे उनके द्वारा, कहते नहीं कभी किसी नेताजी तक, नेताजी से अच्छे कनेक्शन होते हैं तो उनके द्वारा जो होती है बहुत मदद मिल जाती है, लोगों को मिल जाती है ना, कि नेताजी मेरा काम करा दो, वो करा देते हैं क्योंकि कनेक्शन है उनके साथ। तो कुछ लोगों के कनेक्शन वहाँ समाज के कारण नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो नौकरी कभी कभी क्या होता है, नौकरी आपकी क्वालिफिकेशन की वजह से मिलेगी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की वजह से क्यों मिली? क्योंकि आप उस लायक थे कि आप अच्छी क्वालिफिकेशन ले पाए तो आपको अच्छी जॉब मिली। ठीक है, और क्या मिलेगी? आपके कनेक्शन, कभी कभी कनेक्शंस के कारण अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर की बात करेगा तो आपके कनेक्शन अच्छे थे तो आपको आपका सोर्स लग गया, आपका सोर्स लग गया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये भी क्या हो गए? ये बात हो गई आपकी। ठीक है, फिर क्या हो जाती है? धन के माध्यम से, कभी कभी पैसे के माध्यम से। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपकी कल्चरल में। ठीक है ना, कल्चरल में आ जाती है। तो क्वालिफिकेशन, कनेक्शन और मनी की बात हमने कर ली। सोशल इनइक्वालिटी इज मोर टू डू विद द ग्रुप वन बिलोंग टू, द सोशल वन लिव इन द रेदर देन द नेचुरल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट। यानी कि क्या मतलब है? कहने का मैंने का मतलब है कि समाज में जो इनइक्वालिटीज होती हैं, जो असमानताएं होती हैं, वो क्या होती, किसी की पर्सनल ना हो के वो समाज से अधिक क्या होती, ग्रुप में होती हैं, समूह में होती हैं और समाज से अधिक है। ठीक है, ठीक है, तो ग्रुप का मतलब क्या है? समाज में तो ग्रुप है ना, एक
जो अपना मिडिल क्लास ग्रुप अलग है, या किसी का कास्ट है तो उसकी कास्ट के ग्रुप में उसको बांट दिया जाता है, तो इनइक्वालिटी की जाती है। तो ग्रुप के हिसाब से इनइक्वालिटी होती है, ना कि इंडिविजुअल के हिसाब से इनइक्वालिटी होती है, ये हमने समझा। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या कह रहा है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण जिसको बोलते हैं, ठीक है। वेयर डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंफीरियर और सुपीरियरिटी, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, जहां समाज में क्या होते हैं, अलग अलग जो समूह होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो अपने भेदभाव के हिसाब से एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। भेदभाव के हिसाब से एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर कोई ऊंची जात का एक अपर कास्ट का ग्रुप है वो अलग होगा, और एक शेड्यूल कास्ट का कोई ग्रुप है वो अलग होगा, उन दोनों के भेदभाव के रूप में क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है। समाज में क्या होते हैं, समूह जो होते हैं वो भेदभाव के आधार पर क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं या अलग होते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप्स डिवाइडेड इनटू सेगमेंटेड, सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, ऐसे टुकड़ों में, कैसे टुकड़ों में, सेगमेंटेड का मतलब होता है टुकड़ों में। तो ग्रुप्स डिवाइडेड इनटू सेगमेंटेड पोर्शन डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि ग्रुप को अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और उन पे अंतर कैसे किया जाता है, अंतर उनके सोशल स्टेटस से और उनका इकोनॉमिक स्टेटस से अंतर किया जाता है, यानी समाज में उनका क्या स्टेटस है और उसका आर्थिक रूप से या पैसे के रूप से उनका क्या स्टेटस है, इकोनॉमिक रूप से उनका क्या स्टेटस है, उनमें क्या क्या उनके हिसाब से उनको अलग अलग किया जाता है, उनके हिसाब से क्या किया जाता है, अलग अलग उनको किया जाता है, ये हमें समझना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उनको विभाजित किया जाता है, उनके आधार पर क्या किया जाता है, सामाजिक और आर्थिक के आधार पर उनको क्या क्या भेदभाव किया जाता है। भाई कोई ग्रुप होगा, कोई अपर कास्ट का मैंने बताया ना आपको, कोई अपर कास्ट का ग्रुप होगा तो अपनी कास्ट के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाए, कोई लोअर कास्ट का ग्रुप होगा, मिडिल कास्ट का ग्रुप होगा, रिलीजन अलग ग्रुप होगा, उनका ग्रुप अलग चल रहा होगा, अपने तरह के लोगों से कनेक्शन करेंगे, ठीक है। कोई कोई ज़्यादा पैसे वाला ग्रुप है, कोई कम पैसे वाला ग्रुप है, तो ऐसे से डिवाइड किया जाता है, पैसे से, कैपिटल से, इकोनॉमिक से और सोशल चीज़ों से ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं इसी के बारे में। अब मेन फीचर, मुख्य विशेषताएं क्या है, इस ग्रुप की मुख्य विशेषताएं की बात करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ग्रुप डिफरेंसेस एंड नॉट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि समूह यानी कि ग्रुप के डिफरेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि किसी इंडिविजुअल के को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ग्रुप के डिफरेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि इंडिविजुअल को दी जाती है। पर्सन इज आइडेंटिफाई बाय हिज ग्रुप एंड नॉट बाय हिज अचीवमेंट, यानी कि किसी व्यक्ति को कैसे देखा जाता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके अचीवमेंट से नहीं किया जाता बच्चे, उसके ग्रुप से किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्रुप से किया। मैंने आपको बताया ना, आप कहाँ से आते हैं, आप किस ग्रुप से, किस समूह से, किस कास्ट से, किस क्लास से आ रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर कर रहा है, ना कि आपने क्या अचीव किया है, ये मैटर कर रहा है। तो कहाँ से आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके अचीवमेंट से नहीं किया जा सकता, आपकी योग्यताएं यानी कि आपने क्या हासिल किया उससे नहीं किया जाता, आप किस ग्रुप से आते हैं इससे क्या किया जाता है, उनको पहचान उनकी होती है समूह की, ठीक है। फिर the opportunities of these people depend on their group and the life changes available for that group. The people who don't have life opportunity will fight for their rights through protest, rebel etc and may challenge the system। यानी कि क्या मतलब है कहने का, कि लोग क्या होते हैं, लोगों को अवसर जो है उनके समूह यानी उनके ग्रुप और उनकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रुप में क्या है उनका जो है उपलब्ध नहीं है, जिन लोगों के पास जीवन का अवसर नहीं है वे अपने लिए क्या है, वो अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए क्या करते हैं, अपने लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ दीज पीपल डिपेंड ऑन देयर ग्रुप, यानी कि इनकी अपॉर्चुनिटी जो है इनके ग्रुप पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप किस ग्रुप से आते हैं, इस पर डिपेंड करेगी आपकी अपॉर्चुनिटीज, कैसे डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी मान लीजिए आप किसी आते हैं, या जो लोअर कास्ट के लोग हैं, या जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबी कुची बेचारी कास्ट है, बताइए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो छोटू है, जो छोटू है, जब हम चाय पीने जाते हैं, जब किस छोटू को बुलाते हैं, छोटू जरा 3 चाय ले आना, तो छोटू होता है ना बेचारा, उसको भी हक है पढ़ने का, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी किस पे डिपेंड करती थी, वो किस ग्रुप से आता है, ठीक है। वो अगर आपकी जगह एक अच्छे मतलब एक अच्छे क्या कहते हैं संपन्न परिवार से आता होता, तो उसको अपॉर्चुनिटी, वो टेबल पे कपड़ा नहीं मार रहा होता, आप उसको छोटू कहते, वो चाय नहीं ला रहा होता, वो कहीं पढ़ रहा होता किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में। लेकिन क्या है, वो किस ग्रुप से आता था, ये डिपेंड करता है उसको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी। समझ रहे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कि वो ग्रुप से कहाँ से, कौन से ग्रुप से वो आया उठ के, ये डिपेंड करेगा उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर क्या करेगा, उसको अपने लड़ना पड़ेगा, अपने लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा उस छोटू को, है ना। क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो उसे भी हो सकता है, उसको शौक भी हो पढ़ने का, लेकिन कुछ ज़रूरतों की जिम्मेदारी की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा शायद, ठीक है ना, इसीलिए वो छोटू बन के रह गया टेबल पे कपड़ा मारने वाला, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं। इट इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्या होता है, ये जनरेशन से जनरेशन ट्रांसमिट होता है। कैसे होता है भाई, उस छोटू ने जब कपड़ा मारा है पूरी ज़िंदगी अपनी टेबल पे, तो क्या अपने बच्चों को महंगे स्कूल्स में पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। वो अपने बच्चों को भी महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, तो उसके बच्चे भी बेचारे मजबूरी में आगे चल के छोटू बनेंगे और टेबल पे कपड़ा मारेंगे, है ना। तो क्या कर रहा है, जनरेशन बाय जनरेशन जो है ट्रांसिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ascribe status, the resource available to one generation are available for the next generation। यानी कि क्या होता है बच्चे, समूह के लिए जो अवसर होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, वैसे ही स्थानांतरित या चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, इनका ट्रांसफर होता चला जाता है। यानी एक पीढ़ी के लिए जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो अगली पीढ़ी के लिए भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए डॉक्टर होता है, कोई डॉक्टर एक बार बन जाता है अगर, तो उसका बच्चा भी देखा होगा अपने डॉक्टर ही बनता है। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें अवेलेबल हो रही है ना। कभी आपने देखा है क्या किसी डॉक्टर का बच्चा किसी चाय की दुकान पर टेबल पर कपड़ा मारता हुआ? नहीं देखोगे, क्योंकि वो जो है वो रिसोर्स उसको अवेलेबल हो पा रहे हैं। ठीक है ना। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती रहेंगी। तो अमीर के बच्चे अमीर होते हैं, गरीब के बच्चे गरीब होते चले जाते हैं। कहीं एक हज़ारों सैकड़ों में कोई एक बन जाता तो उसका उदाहरण नहीं लेते, हम आम चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है ना, आम चीज़ों की बात करते हैं। आम चीज़ों की बात इसलिए करते हैं, हज़ारों में कोई एक होगा तो उसको नहीं गिना जाता। जैसे कि आप महीने में एक दिन अगर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रोज़ सुबह 9 बजे उठते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं रोज़ 5 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि महीने में एक ही दिन तो आप 5 बजे उठे थे ना। तो इसीलिए जनरल चीज़ों को हम लेते हैं, ना कि कोई हज़ार में एक होता है उसको नहीं गिनते हैं। और हज़ार में एक भी ये सब मूवी में दिखाया जाता है, कि मूवी में क्या दिखाया जाता है आपने देखा होगा, मूवी में दिया जाता है इस बात पे जोर कि जूता पॉलिश करने वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। जो गली गली में कल्लू घूमता था वो आज कालिया बन गया है, बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बन गया है। और कई चीज़ें देखा होगा आपने कि मिथुन चक्रवर्ती जो थे पिक्चर में पहले झाड़ू पोछा मारते थे, वो मैंने सुनील शेट्टी धड़कन में देखा होगा कि वो बेचारा पहले उसकी चप्पल में भी छेद होता था, फिर जाके वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो सिर्फ फिल्मों में होता है, और फिल्मों में इस बात पर भी जोर दिया जाता है, आपने देखा होगा कि बनने के लिए भी आपको गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा। जब वो क्या मजदूरी कर रहा होता है, जब तो जब मजदूरी कर रहा होता है, वही अपनी डेली तनख्वाह मुझसे बोर हो जाता है, हीरो होता है, मुझसे नहीं होगा, कहता नहीं मुझसे नहीं होगा ये काम, नहीं होगा मुझसे काम। अमिताभ बच्चन जब बहुत गरीब होता है, मजदूरी करता हो, तो क्या करता है, उससे बोर हो जाता है, अपने पिता से चैलेंज करता है कि बाबूजी नहीं होगा मुझसे ये काम, मैं मजदूरी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करते हैं बाबूजी के, तो क्या करेगा, फिर वो गलत रास्ता अपनाता है अमिताभ बच्चन, फिर वो गलत रास्ता अपना के क्या हो जाता है, फिर वो बहुत अमीर बन जाता है। तो सिर्फ मूवीज़ में दिखाया जाता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है ना, ये समझिएगा आप बात। पॉल्यूशन, प्योरिटी, सुप्योरिटी और ऑफ हाई कास्ट, इंडोगेमस मैरिज, मैरिज विद कास्ट आउटसाइड गोत्र, ये क्या है, पॉल्यूशन, प्योरिटी, यानी कि सुपीरिटी ऑफ हाई कास्ट क्या है, इंडोगेमस मैरिज। इंडोगेमस मैरिज का मतलब क्या है, आपकी अंतर विवाह, जिसको अंतर जाति विवाह कहते हैं। मैरिज विद कास्ट, विद इन कास्ट या आउटसाइड गोत्र। ठीक है। ईच ग्रुप हैज ऑन बिलीफ एंड आइडियोलॉजीज, वैल्यू, ट्रेडिशन, नॉर्म एक्सेट्रा। यानी कि हर एक ग्रुप के क्या होते हैं, अपने कुछ विचार होते हैं, अपने कुछ मान्यताएं होती हैं, अपने कुछ आइडियाज होते हैं। हर ग्रुप के अपने अपने कुछ नियम कानून सब चीजें होती हैं। ठीक है ना, हर चीज की नियम कानून अपने अपने होते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें आपके समझ में आई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये तो हम पढ़ चुके थे। हाँ जी, बात आ रही शेड्यूल कास्ट की, एससी जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट ने क्या किया, फाइटिंग फॉर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए क्या किया, लड़ाई की, फाइट की अपने अधिकारों के लिए। और क्या हुआ, उन्हें लाभ मिला किसका, दे आर गिवन रिजर्वेशन, उन्हें क्या मिला, रिजर्वेशन का लाभ मिला। ठीक है, रिजर्वेशन सही है, गलत है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और बहुत कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा है। अगर मैं कह दूंगा रिजर्वेशन जरूरी है तो आप कहेंगे सर आपको मिलता होगा। अगर मैं कह दूंगा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए तो जिनको मिल रहा है वो कहेंगे कि आपको तो कहेंगे ही नहीं होना चाहिए, आप चाहते ही नहीं कि हम लोग आगे बढ़ें। तो ये मुद्दा बहुत कंट्रोवर्सी वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या किया, शेड्यूल कास्ट ने अपने अधिकारों की लड़ाई की, उनको रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन में मेन हाथ में कहूँ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रहा है। बहुत जाने माने, बहुत ही काबिल व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत लड़ाई की, जिन्होंने अपने ग्रुप के लिए, अपने समूह के लिए लड़ा। उनके साथ जितना अत्याचार हुआ है, शायद ही उनकी, अगर आपने कभी बायोग्राफी पढ़ी होगी, उनके बारे में पढ़ा होगा, तो आप समझेंगे कि कितना अत्याचार सह के उन्होंने पढ़ाई की। आप जिस इतने कंफर्ट जोन में नहीं पढ़ पाते हैं, अब आपके पास इतनी सुविधा है, आपके पास मोबाइल फोन है, आप लेट सकते हैं, पैर पे पैर रख सकते हैं और ऐसे करके ईयरफोन लगा के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और अब वो भी नहीं देखते, वो 5 मिनट आप देखते हैं, उसके बाद आपकी रील आ जाती है, फिर वो रील स्क्रॉल करने लगते हैं। लेकिन उनके पास
ये सब सुविधाएं तो छोड़िए ही, उनके पास स्कूल जाने के लिए वहाँ तक बैठने की सुविधा नहीं थी, उनको क्लास के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, उनको वहाँ का पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, बेचारे खिड़की से खड़े खड़े लेक्चर लेते रहते थे। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ाई की और उस जमाने के इतने काबिल इंसान थे, इतने काबिल व्यक्ति थे, उन्होंने कई विषयों में 4 विषयों में PhD की, उनके सारे विषयों में मास्टर्स थे, उन्होंने भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। उन कानून, उस समय कानून का सबसे ज़्यादा ज्ञान उनको था, कानून मंत्री भी रहे वो, उन्होंने संविधान के अपने लेखन में बहुत उनकी भूमिका निभाई, तो इतने काबिल व्यक्ति वो रह चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ग्रुप के हमें अपनी कम्युनिटी के लिए जितना किया और उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा, और उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो शेड्यूल कास्ट की बात होगी। फिर आती है शेड्यूल ट्राइब, जिसको हम जनजाति बोलते हैं, ठीक है, ST बोलते हैं, ठीक है। तो फाइटिंग फॉर प्लेस इन सोसाइटी, उन्होंने क्या किया, इन्होंने तो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने समाज में अपने अपने स्थान के लिए लड़ाई की। इनको तो कोई वैल्यू नहीं थी, कोई स्थान नहीं देता समाज में, तो अपने स्थान के लिए क्या किया इन्होंने, फाइट की, लड़ाई की, ठीक है ना। अपने अधिकारों के लिए लड़े, अपने स्थान के लिए लड़े समाज में, ठीक है। और क्या किया, नीड टू इंटीग्रेट देम एंड गिव देम रिजर्वेशन, और क्या हुआ, उनको एकीकृत करने और उनके स्थान की आवश्यकता, उनको क्या है, आपको उनको एकजुट होने की आवश्यकता है, और क्या आवश्यकता है उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है। विमेन इक्वल राइट एज मेन एंड दे सेम अपॉर्चुनिटीज, यानी कि क्या हुआ, महिला और पुरुष के समान अधिकारों का समान अवसर। फिर माइनॉरिटीज की बात करते हैं, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक जिसको हम बोलते हैं, अल्पसंख्यक। माइनॉरिटीज का मतलब, अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, जिनकी संख्या कम है वो क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोज अदर देन द हिंदूज, यानी हिंदू से अलग, भाई हमारा राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा, हिंदू का बहुमत है, तो हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू के अलावा जो और कम्युनिटीज़ होंगी वो हमारे देश में अल्पसंख्यक कहलाएंगी। वहीं अगर हम पाकिस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक कहलाएंगे, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र नहीं है बच्चे, ठीक है ना। तो दोज अदर देन द हिंदूज आर फाइटिंग फॉर राइट्स, अब जो अल्पसंख्यक थे जी, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई की, क्योंकि उनको भी अधिकार ठीक से नहीं मिल रहे थे। दे हैव बीन गिवन रिजर्वेशन, और उनको क्या हुआ, उनको अधिकारियों के लिए लड़ना पड़ा, और क्या हुआ उनको रिजर्वेशन मिला, उनको मिलना चाहिए, ठीक। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी कि OBC अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सेम अपॉर्चुनिटीज, यानी अन्य जो भी है तो उनकी आर्थिक समस्याएं और समान अवसर इनको मिला। डिफरेंटली एबल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंटली डिफरेंट चिल्ड्रन, यानी कि क्या बच्चे अलग अलग तरह से क्या हुए, इनका डिस्क्रिमिनेट हुआ मानसिक रूप से, ठीक है। और बच्चों के साथ भेदभाव, इंटीग्रेशन एंड रिजर्वेशन टेकिंग प्लेस, और क्या हुआ, एक आरक्षण जो एक रिजर्वेशन है, आरक्षण जो है वो प्लेस ले रहा है। प्रिजुडिस, ठीक है, ठीक है, पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं, ये क्या है, प्री कंसीव्ड नोटिस या प्री जजमेंट मोस्टली निगेटिव, यानी कि ये क्या है बच्चे, इसका मतलब क्या है, तो जैसे कोई कुछ कहे और उस पर विश्वास कर ले, ठीक है, क्या है ये, क्या होता है, मोस्टली निगेटिव होता है, क्या होता है, मोस्टली निगेटिव होता है, नहीं कुछ कुछ कहता है और उस पर विश्वास कर लेता है। जैसे कि आपकी बात करेंगे हम, सम से समथिंग एंड बिलीव इट, ये कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा और उस पर विश्वास कर लिया। जैसे कि बात करें हम अगर, तो जैसे कि कंजूस मारवाड़ी, ठीक है, कंजूस मारवाड़ी, राजपूत आर करेजियस, यानी कि ऐसे बिलीव है कि बस कह दिया है किसी ने और वो मान लिया, क्या कि मारवाड़ी जो होता है बहुत कंजूस होता है, कह दिया है, ठीक है, इसको शुद्ध नहीं किया, किसी ने प्रूफ नहीं किया, कह दिया कि मारवाड़ी कंजूस होता है। और राजपूत क्या होता है, साहसी होता है, भाई बहादुर होता है, राजपूत तो बहादुर होता है, राजपूत हो सुना है, तो जरूरी नहीं होता होगा, जरूरी नहीं कि सारे राजपूत बहादुर हों, और जरूरी नहीं कि सारे मारवाड़ी जो हैं वो कंजूस हो, तो बस मतलब कह दिया है, और बस कह दिया है और मान लिया लोगों ने, ठीक है। प्री कंसीव्ड नोटिस या प्री जजमेंट जिसको कहते हैं, अधिकतर निगेटिव ही होता है, या अधिकतर निगेटिव ही होता है, प्री जजमेंट कर दिया कि हम मारवाड़ी है तो कंजूस ही होगा, राजपूत है तो बहादुर होगा, लेकिन 100% तो ये बात नहीं हो सकती है, तो सिर्फ धारणा है, ठीक है ना, सिर्फ धारणा है। तो व्हेन prejudice against other and the group does not think so, they don't think they are inferior and try to prove themselves is called positive prejudice, यानी कि जब दूसरों के क्या, जब दूसरों के प्रति क्या होता है आपका पूर्वाग्रह होता है, तो ऐसे समूह नहीं सोचते, तो और समूह ऐसा नहीं सोचते, तो वे नहीं सोचते कि वे स्वयं को हीन समझते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, खुद को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और सकारात्मक पूर्वाग्रह इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि अदर एंड दे ग्रुप डज नॉट थिंक सो, दे डोंट थिंक दे आर
इन्फीरियर एंड ट्राई टू प्रूव देमसेल्फ, यानी कि वो ऐसा नहीं सोचते कि वो क्या है, इन्फीरियर हैं, तो अपने आप को सिद्ध करने का नहीं सोचते। तो अगर ट्राई टू प्रूव देमसेल्फ इज कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे पॉजिटिव प्रेजुडिस कहते हैं। आगे स्टीरियोटाइप्स, क्या होता है स्टीरियोटाइप्स? कैटेगराइज्ड अ होल ग्रुप हैविंग वन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि क्या होता है बच्चे, एक निश्चित विशेषता वाले पूरे समूह को क्या करते हैं, इसमें वर्गित करते हैं, ठीक है। यानी क्या करते हैं, पूरे ग्रुप को क्या माना जाता है, एक जैसा माना जाता है। कैसे माना जाता है, पूरे ग्रुप को एक जैसा माना जाता है। जैसे अ होल ग्रुप इज कंसीडर्ड होमोजीनियस, एग्जाम्पल राजपूत आर सपोज टू बी करीजियस, यानी कि राजपूत हैं तो कैसे होंगे, साहसी होंगे, ठीक है। राजपूत को साहसी मान लिया, पूरा ग्रुप राजपूत का क्या हो गया, साहसी हो गया। गर्ल्स आर इमोशनल, लड़कियां तो क्या होती, इमोशनल होती है नहीं, तो बस कह दिया और मान लिया, है नहीं, पूरे ग्रुप को लड़कियों को इमोशनल ही कर दिया। हो सकता है लड़की कोई बहुत स्ट्रांग भी हो, और शायद लड़कियों के अंदर जितनी सहनशीलता होती है उतना मुझे नहीं लगता शायद मर्दों के, मेरा ओपिनियन यहाँ तो लड़की जो है वो बहुत जल्दी इमोशनल भी होती, बहुत जल्दी रोती भी है, लेकिन वो बेचारी बहुत कुछ सहन भी करती है, ठीक है ना, बहुत सहनशीलता उनके अंदर कुछ होती है, ठीक है। तो हमेशा शाहरुख खान नहीं बन जाना है कि लड़की तो इमोशनल होती है ना, ये तो ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। तो गर्ल्स आर इमोशनल, बॉयज डोंट क्राई, और लड़के रोते नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी, लड़के रोते नहीं, लड़के हो, अब लड़के रोते नहीं, लड़का अगर रोता देख ले तो उसको कहते हैं लड़की हो क्या, जरा सा तुम रो दो, लड़के थोड़े रोते थोड़ी, लड़के नहीं रोते हैं यार, तो ऐसा नहीं है बच्चे, लड़कों को भी रोने का अधिकार है, हमें भी रोने दो, हम कहाँ रोएंगे। एक ह्यूमन नेचर है कि आंसू निकलते हैं, रोना, रोने से दिमाग हल्का होता है, मन हल्का होता है, लेकिन हम तो रो ही नहीं सकते, हम कहाँ रोएंगे। अगर अपने दोस्त यार के सामने रोते हैं तो कहेगा ये लड़की है क्या, पिता के सामने रोते हो लड़की है क्या, रोता है, माँ के सामने रो रहे मेरा शेर रोएगा क्या, भाई के सामने रोता है, कहाँ रोएंगे भाई। तो रोने का अधिकार होना चाहिए यार इस पर, और इस पर जो है लड़के को रोने पर अधिकार होना चाहिए और उसकी प्रशंसा करी जानी चाहिए कि हाँ रो रहा लड़का, रोता, ठीक है। तो लड़के भी रो सकते हैं, कोई भी रो सकता है, ठीक है, कोई भी रो सकता है, कोई भी रुला सकता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, इसका भी बेस क्या है, प्रेजुडिस ही इसका बेस है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस इजंट टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी कि कोई व्यक्तिगत अंतर को क्या है, ध्यान में नहीं रखा जाता। व्यक्तिगत अंतर मान लीजिए जैसे कोई लड़की है, कोई लड़की है तो कोई लड़की मान लीजिए नहीं रोती है, बहुत बहादुर है, बहुत ब्रेव है, तो उसको इंडिविजुअली उसको नहीं गिना जाएगा, नहीं तो लड़कियां तो इमोशनल होती है, लड़कियां तो रोती हैं, तो ऐसे कोई लड़का है मान लो वो रो देता बात बात तो उसको नहीं गिना है, लड़के तो रोते नहीं है, तो ऐसे इंडिविजुअल किसी को नहीं गिना जाता, ठीक, किसी को काउंट नहीं किया जाता, किसी को कंसीडर नहीं किया जाता। फिर बात आती है डिस्क्रिमिनेशन, जिसको कहते हैं भेदभाव, ठीक है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। कहते हैं घर में कभी कभी देखा होगा आपने, कभी कभी अगर हंसी के रूप में बात करें, मजाक के रूप में, तो घर में दो भाइयों में कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन देती है, जो कमज़ोर को होता है उसका ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फिर आपको लगता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लड़का लड़की में कभी आपको लगता है मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो इन रियलिटी द वे यू ट्रीट पीपल डिफरेंटली, यानी कि असल में बात करें किस तरह से आप लोगों को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका डिस्क्रिमिनेशन, यानी किस भेदभाव। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जाते हैं, जब आप जाते हैं मान लीजिए रोड पे, या आप जाते हैं किसी मॉल में, किसी मॉल में जब आप जाते हैं तो आप कोई सामान खरीदते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं क्या उनसे आप कहते हैं 2 रुपये कम कर लो ना, नहीं कहते, वहाँ आपका स्टैंडर्ड ही बदल जाता है। वहाँ आप सामान खरीदेंगे और जाएंगे काउंटर पे, एक्सक्यूज मी बिल प्लीज, ठीक है, तो आपका रुख ही बदल जाता है। आप डिस्काउंट तो गरीबों के लिए होता है, मैं नहीं लेता डिस्काउंट। वो कहते हैं सर कैरी बैग दे दें आपको, 15 रुपीज़ का है, श्योर दे दीजिए ना, पूछते क्यों हैं। तो अब यही सामान लेने आप जाते हैं किसी ठेले पे, तो आपका रुख बदल जाता है, क्या हिसाब लगाया,
इतने रुपए में लूट रहे हो, इतने में लगाओ यार, बिक रहा है, अरे लगाओ भाई, भले उसका नहीं यार, पकड़ो रुपए, अच्छा पन्नी के भी 1 रुपए ले लोगे, अरे थैले के भी 1 रुपए ले लो, तो आपका रुख बदल जाता है। आप भेदभाव कर रहे हैं ना, ठीक है। वही 5 स्टार होटल में जाए, आपका स्टैंडर्ड बिल रहता है खाना खाने का, एक्सक्यूज मी 1 कैपुचिनो 1 नूडल्स। अब आप ठेले पे जाते हैं कि प्लेट टिक्की लगाओ भाई, चटनी डाल देना, जरा मिर्चा तीखा डाल देना, बढ़िया जरा लगाओ भाई, छोटू मार देगा। तो बदलता है ना आपका भेदभाव। तो यही होता है डिस्क्रिमिनेशन। क्यों बदला भाई? आपका मॉल में जाके तो आप बड़े स्टैंडर्ड हो जाते हैं, ठीक है। सरकारी अस्पताल में जाके आप थूकते हैं जाके दीवारों पे, जहाँ लिखा होता थूकना मना, कभी प्राइवेट में क्यों नहीं थूकते जाके? आप इंसान तो एक ही है ना, हम इंसान हम एक ही है, लेकिन हम बदल जाते हैं जगह के साथ, ज़रूरत के साथ, और हर लोगों के साथ हम बदल जाते हैं, ठीक है। कभी साइकिल वाला आके आपकी बाइक में लड़ा देता तो उसको आप चढ़ बैठते हैं, रिक्शे वाला कभी आपके सामने से कट मार देता है, मारूंगा अभी, कभी कार वाला जब आपके सामने से मोड़ देते तो कभी ऐसे बोले हैं क्या? तब तो आप नीचे हो जाते हैं, सर जाइए। तो हम लोगों को देख के बदलते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है कि कैसा हम लोगों से व्यवहार करते हैं। द वे यू बिलीव टुवार्ड्स अ पार्टिकुलर ग्रुप, यानी कि कैसा हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और किसी विशेष ग्रुप के प्रति आपकी कैसी जो है आस्था है। यू एक्ट ऑन योर प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स, क्या करते हैं आप, कैसा बर्ताव करते हैं, अपने रूढ़िवादियों के आधार पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इन इंडिया यू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट जेंडर, इंडिया में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर। इन जॉब इंटरव्यू देयर आर 3 बॉय एंड 1 गर्ल एंड द गर्ल डजंट गेट द जॉब, दे गिव एक्सक्यूज फॉर सिलेक्टिंग देम। यानी कि इंटरव्यू में अगर 3 लड़के और 1 लड़की है और लड़की को नौकरी नहीं मिलती तो क्या करती है, बहाना बनाते हैं उन्हें चुनने के लिए। क्या करते हैं, चुनने के लिए बहाना बनाते हैं। तो क्या करते हैं इंडिया में, कैसे भाई डिस्क्रिमिनेशन होता है भारत में, अलग अलग जेंडर के आधार पर होता है भारत में, कि लिंग कैसा है, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव कर रहे हैं। फिर कैसे भेदभाव किया जाता है, आपके उसके नस्ल के आधार पर, आपके रिलीजन के आधार पर, ठीक है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या करते रहते हो, ये हिंदू है मुसलमान है, वो तो मुस्लिम है, उसके साथ मत, तो या वो हिंदू है तो रिलीजन के कास्ट के आधार पर वो नीची जात का है, वो कौन जात, हमारे यहाँ तो भारत में तो चलिए जात ही पूछ लेते हैं, घर जाओ तो दोस्त है कौन जात का है, कास्ट है वो नीची कास्ट का है, उसके साथ मत बैठो। अब तो नहीं होता इतना, पहले बहुत होता था। तो कास्ट के आधार पे हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। फिर कोई ऊंचे कास्ट का ब्राह्मण तो उसको यहाँ बैठा लेते हैं, नीची कास्ट का तो उसको कभी इज्जत ही नहीं देते हम लोग, गलती हमारी है, ठीक है। क्लास के आधार पर जॉब इंटरव्यू का आपका बताया कि वहां भी भेदभाव आपको देखने के लिए, मोस्टली इन द वेरी सबटली बट सम टाइम इट इज ओपनली डन, यानी कि कभी कभी क्या होता है, बहुत ही खुले तौर पर ये होता है। और एग्जाम्पल की बात करें, इन फैक्ट्रीज ऑन्ड बाय हिंदूज, दे वोंट टेक मुस्लिम एज वर्कर एंड दे वुड गिवन सम रीजन फॉर नॉट टॉकिंग देम। यानी कि अगर कोई फैक्ट्री है, कह रहे हैं उदाहरण में, और वो हिंदू की फैक्ट्री है, तो वो प्रीफर करेगा कि उसके फैक्ट्री के जो वर्कर हो वो हिंदूज ही हो, मुस्लिम को नहीं रखना चाहेगा, ठीक है। ये भी एक तरीका का क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। रीजन इज नॉट ओपनली सेड, खुल के नहीं कहेगा, बट पीपल नो इट इज ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन लोगों को पता चल जाता है ये भेदभाव के कारण हो रहा है। द रीजन इज नॉट द एक्चुअल वन। सोशल एक्सक्लूजन, यू आर आइसोलेटिंग देम एंड एक्सक्लूड देम फॉर योर ग्रुप। सोशल यानी कि सामाजिक भेदभाव जो है, एक्सक्लूजन है, वो कैसे है, सामाजिक उदाहरण एक्सक्लूजन। तो क्या कर सकते हैं, यू आर आइसोलेट देम एंड इंक्लूड देम फ्रॉम योर ग्रुप, क्या करते हैं आप उन्हें क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते हो, अपने समूह से बाहर कर सकते हैं। व्हेन द पीपल हु आर excluded are not given the opportunity which are given to others, except their basic food, clothes and skeleton, like medical, educational and naturalistic comfort, यानी कि दूसरों के लिए उनके भोजन, कपड़े और आपके उनके कंकाल जैसे मेडिकल आदि को छोड़कर सुख सुविधाएं। इट इज नॉट एक्सीडेंटल, ये क्या है, एक्सीडेंटल नहीं है, ये सिस्टमिक है। इट इज एन ओपन लैंड, ये खुलेआम किया जाता है। इट इज इनवॉलेंट्री, द वंस हु आर एक्सक्लूडेड डोंट वांट टू बी एक्सक्लूडेड बट वी एक्सक्लूड देम, यानी कि ये क्या है, जो लोग बाहर रह गए हैं वे बाहर नहीं रहना चाहते, लेकिन हम उन्हें बाहर करें। दलित कम अप टू विद 2 थिंग्स, दलित जो हैं उनकी, दलित ने 2 बातें कही।
दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ऑन एसोसिएशन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एसोसिएशन बनाना शुरू किया, संगठन बनाना शुरू किया। दे कन्वर्ट देयर रिलीजन, उन्होंने क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू किया, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन इस्लामीसियन, ठीक है। People excluded once they year are still excluded but they issue are changing, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में जिन लोगों को बाहर रखा गया वे अभी भी बाहर हैं, लेकिन मुद्दे बदल रहे हैं। टू ब्रिंग अबाउट चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल हैज टू चेंज, यानी कि परिवर्तन लाने के लिए लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। भाई लोगों के पहले परिवर्तन कहाँ से शुरू होता है, तुम्हारे मन से शुरू होता है, ठीक है, पहले मन से शुरू होता। कहता है ना गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, औरन से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। तो पहले अपने मन को चेंज करना पड़ता है किसी भी चेंज लाने के लिए, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कास्ट सिस्टम एज ए डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम। कास्ट सिस्टम एक भेदभाव वाले सिस्टम के रूप में, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम के रूप में, जाति व्यवस्था एक भेदभावपूर्ण प्रणाली के रूप में, कोरिलेशन बिटवीन सोशल स्टेटस एंड इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि आपके सामाजिक में जो स्टेटस, समाज में स्टेटस और आर्थिक जो स्टेटस, उसके बीच क्या कोरिलेशन, यानी कि जाति के बीच आपके कोरिलेशन, ठीक है। फिर देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन क्लास एंड कास्ट, यानी कि आपका वर्ग और कास्ट के बीच में क्या है, बहुत क्लोज रिलेशन, कास्ट के और क्लास के बीच में। द मेंबर ऑफ द अपर कास्ट हैव बेटर लाइफ चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू यूज द रिसोर्स, यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज सबसे बेहतर है, रिसोर्स यूज करने की अपॉर्चुनिटीज बेहतर, हर चीज की अपॉर्चुनिटी जो है वो बेहतर है, जीवन जीने की अपॉर्चुनिटी बेहतर है। नाउ इट इज चेंजिंग, पीपल फ्रॉम शूद्र कम्युनिटी आर ऑक्यूपाइंग हायर पोजिशंस एंड वाइस वर्स। Example K.R. Narayan, ex-president who has from a Dalit community. मीरा कुमार, एक्स स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि क्या हुआ है, अब कुछ बदलाव आ गया है स्थिति में। तो अब क्या है, जो शूद्र समुदाय के लोग हैं वो भी क्या हो रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर के.आर. नारायण और मीरा कुमार की बात हो रही है। बट इट इज एट अ माइक्रो लेवल इन अर्बन एरिया वेयर ब्राह्मण आर पियून्स, क्लर्क, वाइल दलित आर डॉक्टर एंड आर एजुकेटर, यानी कि अब क्या है, इसके विपरीत अगर इसके अपोजिट साइड की हम बात करें तो जो आपके रूरल एरिया है ना, रूरल एरिया है वहां पर आपको सॉरी अर्बन एरिया, हाँ, बट इन माइक्रो लेवल यानी कि छोटे, लेकिन जो आपके शहरी क्षेत्र हैं उसमें छोटे लेवल पे जहां पे क्या है आपको दिखे कि ब्राह्मण प्यून है और क्लर्क वाइल दलित आर डॉक्टर एंड एजुकेटर, ठीक है। द माइंडसेट ऑफ द पीपल हैज नॉट चेंज, यानी लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं हुआ। सो इट इज नॉट प्रिविलेंट एट द माइक्रो लेवल, यानी कि लोगों की मानसिकता नहीं बदली, इसलिए क्या है आपका माइक्रो लेवल पर प्रचलित जो है वो नहीं है। आगे एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन क्या है, बहिष्करण। द अनटचेबल्स वेंट थ्रू द वर्स्ट टाइप ऑफ एक्सक्लूजन, सॉरी जो अनटचेबल हैं, अछूत हैं, उनको बहुत बुरे तरीके के एक्सक्लूजन से गुजरना पड़ता, बहिष्कार से। They were not given opportunities like other and were excluded from the smallest thing and they were excluded from everything. Example, they were allowed to take water from the wells, pumps और lake that the Brahmin used, यानी कि उनको क्या नहीं अलाउ था, उनको जो जहां से ब्राह्मण, जिस कुएं से, जिस नदी से, जिस तालाब से ब्राह्मण पानी भरते थे, वो वहां अछूत लोगों को, यानी कि जो अनटचेबल थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उनको वहां से पानी भरना भी अलाउ नहीं था। कितना लंबा चौड़ा बहिष्कार उनके साथ हुआ। दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट फेस्टिवल, रिचुअल एंड सेरेमोनीज दैट अदर वुड पार्टिसिपेट इन, यानी कि उनको क्या था, उनको वहां के रिचुअल, उनके वहां के पार्टीज, सेरेमनीज में भी शामिल होने का अधिकार नहीं था। इतना उनके साथ क्या हुआ, क्या था उनके साथ, इतना क्या कहते हैं उसको, बहिष्करण जिसको कहते हैं, एक्सक्लूजन। फिर दे हैड टू हैव अ बाथ विद द बुफेलोज एंड काउज, यानी कि उनको बुफेलो और काउज के साथ नहाना पड़ता था, उनको गायों और भैंसों के साथ नहाना पड़ता था, इतना बुरा हाल उनका, बताइए, ये एक्सक्लूजन। तो फिर आता है एक्सप्लोटेशन, शोषण जिसको बोलते हैं, शोषण, एक्सप्लोटेशन। तो
दे वर गिवन वेरी लो सैलरीज एंड लो ग्रेड जॉब्स। यानी कि उनके साथ कैसा बहिष्करण होता था वो हमने बात की। अब उनके साथ शोषण कैसा हो रहा था, तो दे वर गिवन वेरी लो सैलरीज एंड लो ग्रेड जॉब्स, वॉशिंग द बाथरूम, वेटिंग द रोड्स, आपकी क्रीमेशंस, यानी कि उनको जो जॉब्स मिलती थी, जो सैलरीज भी मिलती थी, वो भी बहुत लो चीज, लो क्वालिटी की मिलती थी। उनके साथ इस तरह से शोषण होता था कि उनको सिर्फ यही काम मिलता था, उनको धोने का, चीजों को साफ सफाई का काम या बाथरूम वगैरह साफ करने का काम, सड़कों को गीला करने का काम, या आप करें दाह संस्कार जिसको बोलते हैं, सिर्फ क्रीमेशन करने का उनको काम मिलता है। उनको छोटे दर्जे के काम, लेस सैलरी वाले काम ही उनको ऑफर किए जाते थे। दे वर गिवन जॉब्स विच नो वन वांटेड, यानी कि उनको ऐसी जॉब मिलती थी जो कोई करना नहीं चाहता यार, टू डू एंड वर नॉट पेड। दे वर ट्रीटेड इन एन इनह्यूमन मैनर एंड वर टेकन एडवांटेज ऑफ, यानी उनको इन ह्यूमन मैनर से क्या किया जाता था, ट्रीट किया जाता था, उनको बहुत उनका शोषण किया जाता था, उनका फायदा उठाया जाता था। उनको सारे वो काम दिए जाते थे जो कोई करना नहीं चाहता, कोई पैसे लेके भी नहीं करना चाहता, वो काम उनसे करवाए जाते थे और उनका वेतन भी नहीं दिया जाता था। तो इतना बुरा एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ। ठीक है, फिर ह्यूमिलेशन, ठीक है, ह्यूमिलेशन यानी कि अपमान, उनका इंसल्ट जो है। दे वर नॉट अलाउड टू वियर ब्रिंग क्लॉथ फुल ऑफ कलर, could not use the same road which Brahmin used, had to walk with their heads bowed down while a Brahmin walked by, यानी कि उनको अपने मनपसंद के रंग के कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे। वो उस रोड से नहीं जा सकते जहां से ब्राह्मण जा रहा है, अगर जा भी रहे हैं तो सर नीचे कर लें अगर वो ब्राह्मण को देखें। बताइए, could not Brahmin, so they would not hold it in their hands, they would clean up dead bodies and the cremation and were only included to play the drums from a far off distance, यानी कि उन्हें रंग बिरंगे अपने चमकीले कपड़े पहनने की ऑफर अनुमति नहीं थी। ठीक है, वो कर नहीं सकते थे, सड़कों का प्रयोग नहीं कर सकते जहां से ब्राह्मण गुजर रहा है, उन्हें अपना सिर झुका के चलना पड़ता था जब कोई ब्राह्मण वहां से गुजरे। ठीक है, ब्राह्मण के सामने क्या करते, अपनी चप्पलें लेकर नहीं चल सकते थे। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते थे, अपने हाथ में ले लेते थे चप्पलों को। ठीक है, और अपने जो आपके शव वगैरह होते उनका दाह संस्कार की सफाई करते थे। ठीक है, ठीक है, और उन्हें केवल क्या करते थे, खेलने के लिए शामिल किया जाता था, दूर से ढोल की आवाज आती थी। ठीक है, इतना उनके साथ क्या कहते थे, जिसको कहते हैं आप अपमान उनका। फिर सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, they were below the upper caste and the Brahmin and were suppressed provisional by the government of for SC and ST, यानी कि उन्होंने क्या किया, ऊंची जातियों और ब्राह्मणों से नीचे थे और उन्हें दबा दिया। ठीक है, तो आपके जो SC और ST थी इनके लिए सरकार द्वारा प्रावधान लाया गया। क्या प्रावधान लाया गया, रिजर्वेशन, लॉ, पॉलिसीज और अमेंडमेंट्स वगैरह इनके लिए आए। ठीक है, फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, वेलफेयर यानी कि अच्छे समाज के लिए जो प्रोग्राम थे, वेलफेयर जो कल्याण के लिए प्रोग्राम थे, समाज कल्याण में जिसको कह सकते हैं, उन प्रोग्राम्स की बात करते हैं। तो दे आर मींट फॉर दोज हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एज दे डोंट हैव लाइफ चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज विच दे शुड हैव, यानी कि उन लोगों के लिए थे जो समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े थे, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, उन्हें जीवन जीने के में क्या होती थी, परेशानी होती थी। ठीक है, जो उन्हें मिलना चाहिए था नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट रिजर्वेशन सीट फॉर द SC and STs एंड नो वन एल्स कैन टेक दो सीट फ्रॉम द अपर कास्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए सीट रिजर्व कर दी और कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति जो था सीट पर नहीं ले सकता था। दे आर रिजर्व्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जॉब, पार्लियामेंट, यानी हर जगह सीट रिजर्व थी SC ST की, जिनको अपर कास्ट वाले लोग नहीं ले सकते। ठीक है, चाहे वो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो। दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोविजन लाइक एज रिलैक्सेशन एंड लो मार्क्स फॉर सिलेक्शन, यानी कि बहुत सारे उनके लिए प्रावधान आए, जैसे कि आपकी उम्र की छूट, एज रिलैक्सेशन, कम भी मार्क्स, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्स में क्या होता है कि आपकी जो कट ऑफ होती है SC ST को क्या कम मार्क्स चाहिए, उनको एज में भी छूट मिल जाती है, कई सारे रिजर्वेशंस उनको मिल जाते हैं। तो इन्हीं रिजर्वेशंस की यहां पर बात हो रही है। ठीक है ना, लॉज, यू हैव टू फॉलो द लॉज, इट इज अ लीगल फ्रेमवर्क नॉट लाइक नॉर्म, यानी कि कानून
कानून क्या मतलब, आपको कानून का पालन करना होगा, ठीक है। ये क्या है, कानून का ढांचा नहीं, ये मापदंड है आपके। ब्राह्मण वर द ओनली एजुकेटेड पीपल एंड द ब्रिटिश नीडेड द ब्राह्मण सपोर्ट, यानी कि ब्राह्मण एकमात्र जो थे आपके एजुकेटेड लोग थे, और अंग्रेजों ने क्या किया, ब्राह्मणों की अंग्रेजों को जरूरत थी, क्योंकि वही एकमात्र पढ़े लिखे लोग थे। तो लॉ वर मेड अबाउट कास्ट बट इंप्लीमेंटेशन वाज पुअर, यानी कि जाति के बारे में कानून तो बनाए गए, लेकिन उनका जो इंप्लीमेंटेशन था वो अच्छा नहीं था। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 introduced because they wanted the lower caste to get into educational institutions so that they could study and educate themselves, यानी कि कानून जो था इसमें इसलिए लाया गया क्योंकि आरक्षण देना चाहते थे ये लोग जाति के आधार पर, जो आपकी इंस्टीट्यूशनल जगहें थी वहां पे एडमिशन के लिए, ताकि आपके जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो भी क्या कर सकें, खुद को एजुकेट कर सकें और पढ़ाई कर सके। तो उनके लिए रिजर्वेशन लाने के लिए प्लान था कि जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर उनको कुछ रिजर्वेशन या कुछ छूट मिल सके। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 617, यानी कि आपका आर्टिकल 17 की जब बात हुई, अस्पृश्यता का उन्मूलन जिसको बोलते हैं, तो इफ प्रैक्टिस्ड पनिशेबल बाय लॉ, ये क्या था, यदि इसका अभ्यास किया तो कानूनी दंड मिलेगा आपको। तो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1889, द एक्ट द ब्राह्मण कैरी आउट ऑन द लोअर कास्ट, बीटिंग देम, नॉट लेटिंग देम वियर ब्राइट कलर, वॉशिंग स्ट्रीट्स एक्सेट्रा, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा क्या होता था, जो आपके शेड्यूल कास्ट होते तो उन पर किए गए जो आपके जैसे अत्याचार थे, जैसे उनको पीटना, उनको चमकीले कपड़े नहीं पहनने देना, सिर्फ सड़कें धोना, इसके लिए था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, तो द 93rd अमेंडमेंट, यानी कि इट इज टू डू विद एजुकेशन एंड नो वन कैन बी डिवॉइड ऑफ एजुकेशन, दे आर स्टिल सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली बैकवर्ड, यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जो आपका संशोधन था 93, यानी कि 93वां जो आपका संशोधन था, इसका संबंध किससे था कि जो आप इसका संबंध था जी एजुकेशन जो है, शिक्षा जो सर्वोपरि है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, और अभी भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है। तो क्या है, इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। देयर आर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मूवमेंट फाइटिंग फॉर दीज क्लासेस, यानी कि क्या था, कुछ सामाजिक संगठन थे, संघ थे और राजनीतिक दल थे और समाज, इन्होंने क्या किया, संघर्ष करने वाले आंदोलन थे, इन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ संघर्ष किया। तो जैसे सत्यहोदक समाज, ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी, मेनली फॉर दलित एंड वुमेन बाय ज्योतिबा फुले, यानी कि मुख्य रूप से किसके लिए थी समाज, ये था सोसाइटी थी, मुख्य रूप से दलित के लिए थी और वुमेन्स के लिए थी ज्योतिबा फुले के द्वारा, ठीक है। फिर आता है ब्राह्मो समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई, ठीक है। फिर आता आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना आपकी दयानंद सरस्वती ने की गई थी, और दलित संघर्ष समिति जो थी वो फिर आपकी आती है बहुजन समाज पार्टी, फिर आती है आपकी बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, कंचुएंस, फिर आती है आपकी दलित पैंथर मूवमेंट इन 1970, ठीक है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपके लिए महत्वपूर्ण। अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी, दोज ग्रुप ऑफ द फॉरवर्ड कास्ट हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यानी कि वो कास्ट थी जो आर्थिक रूप से क्या थी, पिछड़े हुए थे, वो ओबीसी उनको कहा गया, क्या, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, ठीक है ना। तो आर्थिक रूप से पिछड़े थे वो ओबीसी हो गए। दीज पीपल आर वेरी पुअर, ये गरीब होते थे लोग, एंड दे आर ट्रीटेड लाइक द दलित बट देयर इज नो अनटचेबिलिटी, यानी कि ये लोग क्या होते थे, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते थे, इकोनॉमिक रूप से पावरफुल नहीं होते थे, पैसे से कमजोर होते थे, लेकिन इनको दलित की तरह ही ट्रीटमेंट मिलता था। हालांकि ये इनके अनटचेबिलिटी वाला नहीं होते थे, लेकिन क्या होते थे, पुअर होने के कारण क्या होता था, इनके साथ दलित वाला व्यवहार किया जाता था, ठीक है। रिजर्वेशन आर प्रोवाइडेड टू देम सिंस दे आर इलिटरेट, यानी उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, अनएजुकेटेड एंड आर गिवन द सेम जॉब एज द दलित, यानी कि इनको क्या होता था, क्योंकि इलिटरेट होते थे, अनएजुकेटेड होते थे, तो उनको भी दलित की तरह सेम जॉब्स जो है मिलती थी। काका कालेकर कमीशन
set up to go to different villages to decide which caste सबकास्ट शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ ओबीसी। यानी कि काका का लेकर कमीशन जो था ये क्या किया, विभिन्न गांव में, अपने अलग अलग गांव में जाकर तय किया और स्थापना की गई किस जाति को आरक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है, और ओबीसी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक, फिर आता है आपका मंडल कमीशन या मंडल आयोग। तो लार्ज इशू इन लेट 80s एंड 90s, 80 से 90 के दशक में क्या हुआ, ये बड़ा अंक था। तो वीपी सिंह गेव रिजर्वेशन इन सम स्टेट बट नॉट इन अदर स्टेट, यानी कि वीपी सिंह जो थे कुछ राज्यों में आरक्षण दिया लेकिन सारे राज्यों में नहीं दिया। दिस लेड टू प्रोटेस्ट बाय अदर पीपल, और इसका क्या किया गया, अन्य लोगों के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया। फिर पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी, ओबीसी की राजनीति। तो पॉलिटिशियंस प्रॉमिस रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज ओनली टू एक्सपेंड देयर वोट बैंक, यानी कि जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने प्रॉमिस किया ओबीसीज को रिजर्वेशन देने के लिए, सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए प्रॉमिस कर दिया। और सरकार, नेता पॉलिटिक्स क्या करते हैं, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए हमेशा जो है वादे करते हैं और वादे जो है जीत जाने के बाद भूल जाते हैं। तो इन लोगों के लिए जो पॉलिटिशियंस अधिकतर होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, ज़्यादातर तो इनके लिए एक ही गाना मुझे याद आता है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके वादा भूल जाते हो, ठीक है ना। तो दोज ओबीसीज दैट आर बेटर फॉर देन द अदर ओबीसीज आर अपर ओबीसीज, ठीक है। द लोएस्ट कैटेगरी इज इक्वल टू द दलित, यानी कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो ओबीसी की थी वो दलित के बराबर मानी, इक्वल टू दलित, ठीक है, ठीक है। और अदर जो ओबीसी से बेहतर थे वो अपना उच्च ओबीसी कहलाते थे, ठीक है। फिर आती है आदिवासी स्ट्रगल, जनजातीज फर्स्ट इनहेबिटेंट्स जिसको बोलते हैं, वन जातीज फॉरेस्ट डेवलपर्स या आदिवासीज गिरिजन्स, दे लाइक टू बी अलोन आइसोलेटेड एंड देयर ऑक्यूपेशन वेल कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, यानी कि जनजाति जो लोग थे ये क्या थे, अकेले एकांत रहना पसंद करते थे और उनका जो काम वगैरह, इनका जो वर्क ऑक्यूपेशन होता था वो जंगल से जुड़ा होता था, ठीक है। दे वर हंटर गैदर्ड, हनी कलेक्टर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये क्या करते थे, आपके शिकार करते थे या शहद का अपना करते थे इकट्ठा, या फिर आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये करते थे। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, आपने कुछ टाइम तक किसी एरिया पे खेती की और खेती करने के बाद वहाँ प्रोडक्शन लिया, फिर वहाँ से काट छाट के आप दूसरी जगह चले गए, वहाँ आपने खेती कर ली, तो खेती इधर उधर शिफ्ट करते रहने, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। ड्यूरिंग कोलोनियल रूल्स मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि कोलोनियल रूल के दौरान क्या हुआ, आपका वनवासियों का सबसे ज्यादा जो है शोषण हुआ, ठीक है। फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर कलेक्टिंग टिम्बर, सेटिंग अप रोड, रेलवे ट्रैक, यानी कि जंगलों को क्या किया गया, काट दिया गया, रोड बनाने के लिए, ट्रैक बनाने के लिए, टिम्बर बनाने के लिए जंगलों को काट दिया गया। द ट्राइबल हु वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, यानी कि ऐसे लोग, ऐसे जो आदिवासी थे जो जंगल पर ही निर्भर थे, उन्होंने क्या किया, अपना घर मकान, उनका जब काम था सब छूट गया। भाई जंगल में जो लोग रहते हैं, अब जंगल काट दोगे तो वो तो बेघर हो जाएंगे ना, तो वो क्या हुए, उनका सब काम धंधा जो था वो छूट गया, उनका जीवन जो है खतरे में हो गया। सम ऑफ देम बिकेम thieves and stole timber and poached animal, other went to nearby cities and town and became laborer working for wages, यानी कि कुछ आसपास के शहरों में चले गए और क्या करने लगे, अपना क्या करने लगे, कुछ लेबर की मजदूरी करने लगे, कुछ उसमें से चोर बन गए, उन्होंने लकड़ियां चुराना शुरू कर दिया, जानवर का शिकार करने लगे, कुछ लेबर मजदूरी करने लगे। अदर वेंट टू नियर बाय सिटीज, तो हो गया। दस द ट्राइबल revolt and protested which led to the British to reserve area known as exclusive area या partially exclusive area, यानी कि क्या हुआ, आदिवासी ने क्या किया, विद्रोह किया, और विद्रोह किया जिसके कारण अंग्रेजों क्या किया, उनके कुछ एरिया जो थे आरक्षित करना पड़ा, जिसको आदिवासी के लिए आरक्षित किया गया एरिया को, ठीक है। द नॉन ट्राइबल वर नॉट अलाउड टू एंटर द एरिया, और जो नॉन ट्राइबल थे उनको उस एरिया में जाना अलाउ नहीं था, सिर्फ ट्राइबल ही, सिर्फ आदिवासी जनजाति उस एरिया में जा सकते थे। बट दिस इज वाज नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली सिंस द वीकर सेक्शन वर साइड लाइन, यानी कि प्रॉपरली क्या हुआ, ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, अमल इस पर नहीं किया, क्योंकि कमजोर वर्ग क्या था, कमजोर वर्ग का जो था आपका दरकिनारा कर दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट कंटिन्यू टू टेक प्लेस so the tribal suffered, road, railway track had to be made and timber had to be used, यानी कि क्या हुआ, विकास का होने लगे, डेवलपमेंट होने लगा, और आदिवासियों को क्या हुआ, बहुत सारी परेशानियां और कष्ट उठाने पड़े, ठीक है। तो
हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि डैम, और आपका यूजिंग recreation purpose and the culture of the tribal gets clouded. This displaced the tribal and their livelihood was taken away. The tribal began revolt, rebelling, protest due to exploitation and discrimination. The Adivasi tribal movement came across and 3 states were formed, Jharkhand, Uttarakhand and Chhattisgarh. यानी कि क्या हुआ जब क्या हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, आदिवासियों का घर उनसे छिन गया, ठीक है, उनके साथ शोषण होने लगा, ठीक है, उनका विरोध होने लगा, तो आदिवासी आंदोलन सामने आया और 3 राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों का गठन हुआ आदिवासी आंदोलन के दौरान सामने आया। Women structure for equality and rights. Women are considered to be physically and biologically weaker. यानी कि women are considered to be physically and biologically, but they are not socially or economically weak. यानी कि महिलाओं को शारीरिक और बायोलॉजिकल रूप से कमजोर माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द पार्शियल सोसाइटी एंड माइंडसेट ऑफ द पीपल। ये क्या है आपका, जो आपकी पैट्रियार्की वाली पैट्रियार्कल, ये खाली एक सोच है पैट्रियार्कल समाज की। जो पैट्रियार्कल समाज, जो पितृसत्ता वाला समाज है, वो क्या महिलाओं को हमेशा कमजोर समझता है, लेकिन महिलाओं का अब तो 50% महिलाओं का योगदान है, रोजगार में 50% महिलाएं काम करती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, लेकिन पैट्रियार्कल समाज आज भी, जहाँ जो पितृसत्ता वाले लोग हैं, मतलब पुरुष प्रधान होता है, मेल ही डोमिनेंट होता है, पुरुष ही मजबूत होते हैं, महिलाएं तो कमजोर होती है, महिलाएं के लिए काम नहीं बना, महिलाओं के लिए बस घर का झाड़ू पोछा बना, ऐसा नहीं, ये सिर्फ एक सोच है जो कि गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म कौन कौन से हैं? द मेल रिफॉर्म वांटेड टू मेक चेंजेस इन द सोसाइटी फॉर वुमेन एंड दलित, यानी कुछ रिफॉर्म्स ऐसे थे जिन्होंने, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चेंजेस लाना चाहे दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं की स्थिति के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किए, जिससे महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो सके, उनकी लाइफ में चेंजेस आ सके। बहुत सारे चेंजेस पे लोगों ने चर्चा की, बहुत सारे चेंजेस पे लोगों ने आवाजें उठाई, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम नाम लेंगे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ये 4 लोग नहीं है, एक ही लोग थे, राजा राम मोहन रॉय इनका नाम था, ठीक है। तो इन 1829 he caused the abolition of sati pratha under the governor general one William Bentinck. Later he started Brahmana Samaj for the upliftment of the status for women by giving the girl child education. He wanted child marriage to end and wanted to encourage widow remarriage. तो जो राजा राम मोहन राय थे बच्चे, इन्होंने कई सारे काम किए, ठीक है। जैसे मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो 1829 में इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल के अधीन क्या किया, सती प्रथा का उन्मूलन करवाया। सती प्रथा क्या थी बच्चे, एक ऐसी प्रथा थी खतरनाक, जिसमें किसी महिला जो होती थी, वाइफ मैरिड गर्ल जो होती थी या वुमेन होती थी, उसका जब हस्बैंड, उसकी डेथ हो जाती थी, जब उसका पति, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो जब चिता पे पति लेटता था, उस चिता पे बैठ जाती थी वो औरत और साथ ही में जल जाती थी। ये थी सती प्रथा, बहुत खतरनाक, बहुत दर्दनाक। आप सोचो, जो मर गया है उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदा किसी को बैठ के जलना पड़े चिता पे तो कैसा लगेगा। हमारी जरा से चाय भी गिर जाती ना हथेली पे तो बहुत तेज से हम जल जाते हैं, ठीक है ना। तो सती प्रथा में क्या था, जिंदा जल जाना बहुत खतरनाक, कितना दर्दनाक होता होगा वो मंजर, बच्चों सोच के देखो एक बार, रूह कांप जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो सती प्रथा का मतलब था कि साथ ही जिंदा जला देना उसके पति के साथ, उसकी महिला को, उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसका उन्मूलन किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण समाज की आपने स्थापना की, ठीक है। और क्या किया, आपकी जो गर्ल चाइल्ड थी उनको शिक्षा देने का अधिकार, ठीक है, उसको सुधार लाने की कोशिश, बाल विवाह को समाप्त करना इन्होंने किया। बाल विवाह यानी कि जो कम एज की व्यक्ति का विवाह, 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियों का विवाह हो रहा था, इस पर इन्होंने रोक लगाने का प्रयास किया। और इन्होंने विडो मैरिज यानी जो विधवा है उनकी दोबारा शादी का प्रयास किया, कि विधवा का जीवन, किसी महिला का जब पति मर जाता तो उसका जीवन कैसा हो जाता है विधवा का, उसको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, उसको लोग गलत नज़र से देखते हैं, उसको सम्मान नहीं मिलता समाज में। तो इन्होंने जो विधवा औरत थी उसकी रीमैरिज यानी दोबारा उसके विवाह होने पर भी इन्होंने जोर दिया, और जो है चाइल्ड मैरिज पे इन्होंने रोक लगाने की बात कही, ठीक है। यानी कि चाइल्ड मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों।
तो इस पर भी इन्होंने क्या की, इस पर भी इन्होंने चर्चा की कि चाइल्ड मैरिज जो है वो ना हो, और जो है विडो यानी कि जो विधवा हैं महिलाएं उनकी दोबारा शादी हो सके। इन सब चीज़ों पे इन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों पे भी इन्होंने चर्चा की। ठीक है, ये बात करते हैं। तो और इन्होंने क्या किया, हाँ विडो मैरिज हो गई, इस पे इन्होंने ये सब चीज़, तो ये है राजा राम मोहन राय, इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं और इससे लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। फिर आते हैं MG रानाडे। कौन आते हैं, MG रानाडे। तो MG रानाडे की मैं बात करूँ तो ही वॉज अ हिंदू ब्राह्मण एंड वॉज शॉक्ड बाय द वे वुमेन वर ट्रीटेड। यानी कि ये हिंदू ब्राह्मण थे और इस चीज़ से ये बहुत शॉक्ड हो जाते थे कि किस तरह से महिलाओं को जो है ट्रीट किया जाता है, किस तरह से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा था, ये उससे क्या थे, बहुत हैरान थे। तो ही रोट 2 बुक एंड अपील्ड टू द पीपल बाय सेइंग दैट इवन इन द वेद्स इट वाज नॉट मेंशन टू ट्रीट देम बैडली और दे शुड नॉट गेट मैरिड अगेन। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 किताबों की रचना की, 2 बुक्स इन्होंने लिखी, जिसमें क्या किया बच्चे, जिन्होंने क्या किया, 2 पुस्तक लिखी और लोगों से अपील की कि क्या की कि वेदों में भी इसका उल्लेख है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि महिलाओं के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाना चाहिए और उनकी दोबारा जो है, उनकी दोबारा शादी नहीं हो सकती, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। तो इन्होंने ये सब बातों की चर्चा की। तो ये है इनकी तस्वीर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सैयद अहमद खान। ही वॉज अ वेल एजुकेटेड मुस्लिम। ये क्या थे, एक बहुत वेल एजुकेटेड मुस्लिम थे। ठीक है, एंड ही वांटेड द मुस्लिम वीमेन टू बी एजुकेटेड एज दे वर सप्रेस्ड। यानी कि ये चाहते थे कि सारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको क्या मिले, उनको शिक्षा मिले। ठीक है, उनको शिक्षा मिले और वो भी सारी जो है शिक्षित हो जाए उन पर, ड्यू टू द पुराद सिस्टम, ड्यू टू द पर्दा सिस्टम। अच्छा, बट दे शुड लर्न अबाउट हाउस कीपिंग एज दे विल बिकम हाउस वर्कर। यानी कि ये चाहते थे कि उनको शिक्षा मिले, क्योंकि पर्दा प्रथा के कारण उन पर क्या हुआ था, अत्याचार किया जाता था, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, गृह व्यवस्था के बारे में सीखना होगा और घरेलू कामकाज बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। ये इनकी तस्वीर है। फिर आते हैं ज्योतिबा फुले। ये इनकी तस्वीर है। ही वॉज अ दलित एंड स्टार्टेड द एसोसिएशन कॉल्ड सत्य शोधक समाज। यानी कि एक दलित थे और इन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, एक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी फोकस्ड ऑन स्टेटस ऑफ दलित। ये क्या करती थी, दलित की स्थिति और स्टेटस के ऊपर फोकस करती थी। एंड वीमेन एंड वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट अ कॉलेज फॉर वुमेन इन पुरी। बहुत अच्छी बात है कि ये फर्स्ट भारतीय थी जिन्होंने महिलाओं के लिए कॉलेज स्टार्ट किया था पुरी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ज्योतिबा फुले की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ज्योतिबा फुले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पहला जो महिलाओं के लिए एक कॉलेज शुरू किया था। ठीक है, पुरी में। तो ये इनकी तस्वीर है। फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ये बच्चे अपने एक तरीके से कह सकते हैं इनके जो डाउन टू अर्थ इनका जो व्यवहार था, इनका जो नेचर था, ये अपने सरल स्वभाव के लिए बहुत प्रचलित थे। बहुत ही इनका सरल स्वभाव था, बहुत ही एक तरीके से डाउन टू अर्थ ये व्यक्ति थे, इसलिए बहुत ही प्रचलित थे, बहुत चर्चे में थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही कंसंट्रेटेड ऑन विडो रिमैरिज। ये क्या था, इनका पूरा जो जोर था वो विडो यानी कि विधवा का रिमैरिज पे इनका पूरा जो था कंसंट्रेट था। उसके बारे में इनका जो पूरा था कि विधवा का जो है पूरा दोबारा विवाह हो जाना चाहिए। ही अपोज्ड द वे विडो वर ट्रीटेड। ही इनकरेज मेन टू मैरी द विडो एंड अरेंज कम्युनिटी मैरिज। ही डिड दिस टू गिव रिस्पेक्ट टू द वुमेन। यानी कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने पुरुषों को क्या किया, इनकरेज किया कि आप जो विधवा महिलाएं उनसे विवाह करें। विवाह करने के लिए पुरुषों क्या किया, इन्होंने प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। ठीक है, और महिलाओं को सम्मान देने की बात कही और रिस्पेक्ट महिलाओं को देने की चर्चा इन्होंने की, उस पर बहुत ज्यादा इन्होंने जोर दिया। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इन्होंने जोर दिया। ये तस्वीर थी इनकी।
फिर हम जो विमेन रिफॉर्म्स थे उनकी बात करते हैं। तो हमने मेल्स की बात कर ली, कुछ विमेन्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ताराबाई शिंदे की। ये इनकी तस्वीर है, ताराबाई शिंदे की। रोट अ बुक कॉल्ड स्त्री पुरुष तुलना। इन्होंने एक किताब की रचना की थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। उस बुक इन्होंने लिखी थी 1882 में, विच स्पोक अबाउट हाउ मेन ट्रीटेड वुमेन। जो बुक थी किस बारे में बात करती थी कि जो पुरुष हैं, वो जो मेंस हैं, वो कैसे महिलाओं को, किस तरह से महिलाओं को, विमेन को ट्रीट करते हैं, उस बुक में इन्होंने चर्चा की थी। शी वॉज सप्रेस्ड वुमेन रेस वर गिवन अ वेरी लो स्टेटस, यानी कि उनका क्या किया गया, दमन किया गया, नारी जाति का बहुत निम्न दर्जा जो था। तो वुमेन वर इल ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, यानी कि उन्होंने लगा कि महिलाओं को अपमान किया जाता है, उन्हें इसलिए भावना को फैलने की यह किताब लिखी। ठीक है, दे वर प्रिवलेंस ऑफ पॉलीगैमी, सो मेन वुड मैरी वीमेन। She felt that women were degraded and so she wrote the book to spread awareness about the importance of women. उनको लगता था कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, तो यही जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने उस बुक की रचना की थी। बेगम रोकेया शाश्वत हुसैन, ये इनकी तस्वीर है। रोट एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी सुल्तानाज ड्रीम इन 1950, यानी कि 1915 में उन्होंने इंटरेस्टिंग स्टोरी की रचना की थी बेगम रोकेया सखावत हुसैन ने, जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम या सुल्तानाज का सपना। वर दे वर रोल रिवर्सल मेन एंड वीमेन मैजिकल वर्ड्स, यानी कि जिनकी भूमिका थी उलट बांसी जादुई दुनिया। The man usually worked, stayed there and cooked and did all the household work and women would work job go in rockets, यानी कि आदमी आमतौर पर काम करता था, वहीं रहता था, खाना बनाता था और घर का सारा काम करता था, और महिलाएं काम करेंगी, नौकरियां करेंगी, रॉकेट में जाएंगी। ये ऐसा था उसमें। इट रियलिटी इट वाज अ वेरी रूरल फॉर अ मैन टू डू हाउस होल्ड वर्क, यानी कि वास्तव में एक पुरुष के लिए क्या है, घरेलू काम करना बहुत ही क्या है, बहुत ही खराब बात है, ऐसा माना जाता है। मेन शुड हेल्प वीमेन एंड लीड देम गो आउट सम टाइम, यानी कि पुरुषों को महिलाओं की मदद करनी चाहिए और कभी कभी उन्हें बाहर ले जाना चाहिए। ये बात तो सही है यार, पुरुषों को महिलाओं के काम में हाथ बटाना चाहिए। ठीक है, उनको बाहर की दुनिया दिखाओ, उनको ले जाओ, उनको जो घर में एक कैद करके रखना, एक तरीके से हम अत्याचार करते हैं महिलाओं पे यार। पुरुष जो है कई घर में कैद करके रखना, तुम घर का काम करोगे, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम अकेले नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाएगी भाई वो अकेले? तुम कौन से शक्तिमान हो, तुम कौन से शाहरुख खान हो, चले जाओगे अकेले? तो ये सब बहुत गलत है। महिलाओं को दुनिया दिखाओ यार, निकालो घर से बाहर, थोड़ा उनको भी दिखाओ, ठीक है, दुनिया का ढंग। तो ये सब इस पे चर्चा इन्होंने की थी। फिर प्रोविजंस फॉर वीमेन पोजीशन स्टेटस ऑफ वीमेन, यानी कि प्रावधान जो थे आपके महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए प्रावधान, महिलाओं की स्थिति और महिलाओं की उनके बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी देयर वर वेरी फ्यू एसोसिएशन विद फॉग फॉर वुमेन, यानी कि 19वीं शताब्दी के दौरान क्या थे, बहुत कम एसोसिएशन ऐसे थे जो फॉट यानी कि लड़ते थे महिलाओं के प्रति। 90s की बात करें तो बहुत कम ऐसे एसोसिएशन थे जो महिलाओं के प्रति लड़ते थे। आज तो बहुत सारे ऐसे संगठन हो गए जो महिलाओं के प्रति आवाज उठाते हैं, लेकिन उस दौरान की बात थी तो इतने बहुत कम संगठन थे जो महिलाओं पर बात करते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, मैनी वुमेन एसोसिएशन केम अप फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन कराची सेशन ऑफ 1931, यानी कि आज़ादी के बाद क्या हुआ, बहुत सारे एसोसिएशन थे जो एग्जिस्टेंस में आए, जिन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई, महिलाओं के लिए लड़ना शुरू किया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की बात है। फ्यू प्रोविजंस वर सजेस्टेड एंड लेटर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, कुछ प्रावधान जो थे जो सजेस्ट किए गए कानून में, जो शामिल होने चाहिए, संविधान में शामिल उन्हें किया जाना चाहिए, वो कौन कौन से हैं। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नजर में सब बराबर होंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड सेक्स दे बिलोंग टू, यानी कि किसी भी जाति, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं, उनके साथ क्या हुआ जाएगा, उनके साथ कोई भी जो है दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, सबको समानता का अधिकार होगा। विमेन शुड बी अलाउड टू होल्ड पोजीशन इन सोसाइटी, इन गवर्नमेंट जॉब्स, नॉट टेकिंग इन अकाउंट देयर कास्ट और लैंग्वेज, यानी कि महिलाओं को क्या किया जाएगा, सरकारी नौकरी में, समाज में आपको स्थान पाने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, ना कि उनकी जाति भाषा को ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि महिलाओं को भी अवसर मिलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट्स के पद हों, चाहे कोई भी समाज के पद हो, उनमें अवसर पाने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सल एडल्ट
फ्रेंचाइजी शुड बी अलाउड टू वोट इरिस्पेक्टिवली ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। यानी कि आपको यूनिवर्सल जो एडल्ट हैं उनको क्या मताधिकार यानी कि वोट का जो होगा राइट होगा, जाति के बावजूद वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है। ऑल वीमेन हैव अ राइट टू वोट, राइट टू स्टैंड फॉर एनी ऑफिस और टू टेक अप एनी जॉब। यानी कि सभी महिलाओं को चुनने का, वोट देने का अधिकार हो, किसी भी जॉब में जाने का अधिकार हो, किसी भी दफ्तर में जाने का अधिकार हर महिला को होना चाहिए। ठीक है। ये फिर क्या आया है, डिफरेंटली एबल्ड, द डिसेबल्ड हु आर फिजिकली एंड मेंटली चेंज। यानी कि जो डिसेबल हैं, अलग रूप से हैं, उनको कैसे कैसे चेंज, विकलांग हैं, जो शरीर से मानसिक रूप से विकलांग हैं, उनको कैसे कैसे टर्म यूज, यानी कि पहले कैसे यूज किया जाता, अब टर्म कैसे यूज किया जाता है वो। तो हैंडीकैप्ड जो था उसको क्या कहते हैं, मेंटली, फिजिकली या फिजिकली चैलेंज या डिसेबल। ठीक है। आपका क्रिप्ड जो है उसको क्या कहते हैं, फिजिकली चेंज। आपका ब्लाइंड जो उसको क्या कहते हैं, विजुअली इम्पायर्ड। डीफ को क्या कहते हैं, हियरिंग इम्पायर्ड। और डम्ब को स्पीच इम्पायर्ड। ठीक है। टेबल आप इसको देख सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न आपकी परीक्षा में, तो ये आपके लिए महत्व। These terms have changed as these terms are very derogatory and should not be used। यानी कि इन शब्दों को क्या किया गया, बदल दिया गया, क्योंकि ये शब्द बहुत कैसे लगते थे, बहुत एक तरीके से आप कह सकते थे बहुत अपमानजनक लगते थे। कैसे लगते थे, बहुत इंसल्टिंग लगते थे, बहुत अपमानजनक शब्द लगते थे। कहते नहीं, किसी को कह देते थे, आज भी जैसे विकलांग कहते हैं तो अपमानजनक लगता है, उसको दिव्यांग कहने लगे। क्या कहने लगे, दिव्यांग कहने लगे। तो ऐसे शब्द जो अपमानजनक लगते थे उनको बदल दिया गया। ठीक है। They are not only physically and mentally challenged, but they are socially discriminated and not integrated into society like the mainstream। यानी कि खाली शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग नहीं है, वे सामाजिक रूप से विकलांग है। उनको समाज में भी स्थान उस तरह से नहीं दिया जाता जैसे मुख्य लोगों को दिया जाता है। तो these terms are used लूजली एंड आर कंसीडर्ड एज इंसल्ट। यानी कि इन शब्दों का प्रयोग लापरवाही से किया जाता है और इसमें अपमानजनक माना जाता है। ठीक है ना। आगे फीचर्स की बात करते हैं। इट इज बायोलॉजिकली गिवन या जेनेटिक। यानी कि ये क्या है, जैविक रूप से या आपकी जेनेटिक रूप से दिया गया। कैन बी ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी कि कुछ एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, किसी दुर्घटना के कारण कोई विकलांग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई जन्म से नहीं है विकलांग, किसी कारण उसकी कोई बेचारे की दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस कारण भी कोई देखने की शक्ति खो देता है, कोई सुनने की शक्ति खो देता है, तो कोई बोलने की शक्ति खो देता है, तो कोई चलने की शक्ति खो देता है। कई कारण ये हमारे दुनिया में आने के बाद भी हो जाते हैं। टू द ब्लेम गोज टू कर्म फेट, यानी कि किस पे आपका ब्लेम किस पे जाता है, उसके कर्म पे जाता है। ठीक है ना। भाग्य पे जाता है, कह सकते हैं उसका भाई भाग्य था ऐसा। दे आर कंसीडर ड्यू टू विक्टिम ऑफ फेट एंड आर फेयरली इंडिपेंडेंट। यानी कि इनमें से क्या कहा जाता है, भाग्य को माना जाता है, भाग्य के शिकारी माने जाते हैं और उनको कहा जाता है। तो एवरीथिंग दैट दे डू इज एट्रीब्यूट टू देयर डिसेबिलिटी। यानी कि जो कुछ भी करते हैं उनकी विकलांगता कारण उनका जो माना जाता है। पीपल शो सिंपैथी एंड पिटी बट दे डोंट वांट इट। यानी कि लोग उन पर क्या करते हैं, सहानुभूति और सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते। डिसेबिलिटी इज लिंक्ड विद देयर सेल्फ परसेप्शन वेदर दे हैव अ पुअर परसेप्शन ऑफ देमसेल्फ। यानी कि विकलांगता क्या है, उनकी आत्मधारणा जिसको कहते से जुड़ी है, चाहे वे स्वयं के बारे में उनकी धारणा खराब हो। ठीक है। वी फील दैट द डिसेबल पीपल आर इन नीड ऑफ हेल्प। यानी हमें ऐसा लगता है कि विकलांग लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, मदद उनका करना जरूरी है। ठीक है। तो इन द पास्ट इन द माइथोलॉजिकल मूवीज द नेगेटिव कैरेक्टर इज अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। यानी कि क्या बात कह रहे हैं कि दिव्यांगों के साथ भेदभाव जो है अतीत में, जैसी आपकी जो हमने फिल्में देखेंगे तो उसमें क्या होता था, उसमें जो आपके निगेटिव कैरेक्टर होते थे वो क्या होते थे, वो अधिकतर विकलांग या दिव्यांग दिखाए जाते थे। जैसे हम बात करें अगर मूवी की, तो आपने बाहुबली देखी होगी, तो बाहुबली में जो भल्लाल देव के पिता होते हैं वो हाथ से विकलांग होते हैं, एक हाथ से विकलांग होते हैं। या आपने देखा होगा एक मूवी थी जिसमें एक आंख से नहीं देख पाता था विलन। कई मूवीज ऐसी होती हैं, विलन जो है लंगड़ा होता है किसी मूवी में। जैसे शक्ति कपूर भी किसी किसी मूवी में विलन दिखाए जाते हैं तो पता चलता है उनका एक पैर नहीं चल रहा है, तो उसे आते हैं आओ ललिता। तो कई जो है विलन भी हैं अधिकतर डिसेबल्ड दिखाए जाते हैं, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा है, किसी एक आंख से नहीं दिखा रहा है ऐसे। तो ये भी एक गलत इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज पे गलत इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। तो द डिफरेंटली एबल्ड आर डिस्क्रिमिनेटेड बट सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट देम। यानी कि
उनके साथ भेदभाव किया जाता है और समाज उनको क्या करता है, स्वीकार नहीं करता, जो आर्थिक जो फिजिकली रूप से वो हैं। डिफरेंटली एबल्ड एंड पॉवर्टी, they do not have the life changes opportunities that the other have, they are not educated, cannot get job and this lead to poverty। यानी कि क्या होता है, उनके पास जीवन जीने के अवसर नहीं होते हैं जो दूसरे के पास होते हैं। तो उनके पास क्या होते हैं, उनका शिक्षा नहीं होती, उससे उन्हें नौकरी नहीं मिलती, जिससे क्या होता है, गरीबी बढ़ती है। इफ दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय देयर फैमिली इट लीड टू बेगिंग, यानी कि जब वो अपनी परिवार के द्वारा उनको नहीं अपनाए जाते तो उससे क्या करते हैं, उनको भीख भी मांगनी पड़ती है। अक्सर आपने देखा होगा, आपको रोड पे सिग्नल्स पे मिल जाएंगे जो बेचारे आर्थिक आपके फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ड होते हैं, तो वहाँ पे बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है। ड्यू टू पुअर कंडीशन, अनसैनिटरी कंडीशन, इम्प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशन, मदर हैज टू मैनी चिल्ड्रन, नो पोलियो ड्रॉप, लीड टू डिसेबिलिटीज। यानी कि कभी कभी कारण ऐसा भी होता है कि खराब परिस्थितियां जब होती हैं तो क्या होता है, कभी कभी पोलियो की दवा ना मिलने के कारण भी क्या हो जाता है, विकलांग हो जाते हैं लोग, टीकाकरण सही से नहीं हुआ, इनएडुकेट आपका इम्यूनाइजेशन, वंस क्राउडेड हाउसिंग, यानी कि टीकाकरण सही से नहीं हुआ, उनको पोलियो की ड्रॉप नहीं मिली, तो उस कारण भी क्या होते हैं, वो विकलांग हो जाते हैं। ये सब लापरवाही के कारण हो जाता है कई जगह पे। तो अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस 2.19 करोड़ पीपल इन इंडिया आर फिजिकली चेंज्ड। यानी कि अगर हम बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार तो भारत में 2.1 करोड़ लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो बहुत बड़ा आंकड़ा हुआ। तो द डिफरेंटली एबल्ड बिगन प्रोटेस्टिंग एंड फॉर्मिंग एसोसिएशन एंड लॉ बाय द गवर्नमेंट, यानी कि दिव्यांग लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू किया, अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया और कानून के प्रति उनको नियम देने के विरोध में करने लगे। तो नाउ डेज इन द मॉल एंड एयरपोर्ट्स दे आर बाथरूम फॉर देम, यानी कि आज क्या है, आपके मॉल हो गए, हवाई अड्डे हो गए, कई जगह की फेमस चीजें हो गई, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए अलग से क्या होता है, बाथरूम्स वगैरह उनके लिए अलग से बनाए जाते हैं, उनकी चीजों का, उनके आराम का ध्यान रखा जाने लगा। देयर आर सेपरेट एजुकेशनल फैसिलिटीज जैसे तमन्ना, बट दे वांट टू बी इंटीग्रेटेड विद द मेन स्ट्रीम, यानी कि उनके साथ क्या होगा, अलग से आजकल से उनको जो है, उनकी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके लिए सुविधाएं हो गई, ठीक है, उनके लिए सुविधाएं होगी, लेकिन उन्हें एकीकृत होना चाहिए, ठीक है, एक मेन स्ट्रीम के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए, उनको रखना चाहिए, ठीक है। तो प्रोविजंस आर बीइंग मेड इन स्कूल्स, कोर्ट्स, मॉल, एयरपोर्ट लाइक पार्किंग, रैम्प्स, लिफ्ट, बिकॉज बट इट इज नॉट इनफ, यानी कि उनके क्या है, स्कूल की बात कर ले हम या मॉल की बात कर ले, कोर्ट, एयरपोर्ट, हर जगह उनके लिए सुविधाएं हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है भाई। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल डोंट हैव रैम्प्स, कई अस्पतालों में क्या होते हैं, रैंप नहीं होते, इतना पर्याप्त नहीं है। The awareness is increasing but the number of decibel are also increasing, यानी कि भाई जागरूकता तो बढ़ रही है लेकिन डिसेबल लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, उस हिसाब से जागरूकता नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कहता था ना कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, ऐसे जिस हिसाब से जागरूकता बढ़ रही है डिसेबल लोगों के प्रति उस तरह से लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इतना काफी नहीं है, ये कहने का मतलब है कि इतना काफी नहीं है, उनके लिए और जो है नियम कानून होने चाहिए, और चीजें होनी चाहिए, और जागरूकता फैलनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने क्या क्या चीज़ें समझ ली, हमने ये समझ लिया कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जो अपर कास्ट होते हैं, उनमें कैसे कैसे भेदभाव होता है, कैसे कैसे उनको ट्रीट किया जा सकता है, और शेड्यूल कास्ट तो दलित होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करा गया, तो क्यों उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया, रिजर्वेशन से उनको क्या फायदा हुआ, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई, कौन कौन महिलाएं थी जिन्होंने आवाज़ उठाई महिलाओं के लिए, कौन कौन पुरुष थे जिन्होंने आवाज़ उठाई महिलाओं के लिए, कौन कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने आवाज़ उठाई दलितों के लिए कौन कौन सी आवाज़ें उठाई गई, या महिलाओं की कैसी स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति कैसे इंप्रूव की गई, या हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहीं पे दिव्यांग जो लोग थे, जो विकलांग या दिव्यांग लोग थे, उनके लिए क्या क्या चीजें डेवलप हुई, उनके लिए क्या सुधार और होने चाहिए, क्यों हुए, ये सारी चीजें, क्या उनके नियम कानून थे, सारी चीजें हमने आज की क्लास में जो है डिस्कस की हैं। तो आई होप आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, आपको एक पॉइंट जो मैंने समझाया है आपके दिमाग में घुसा होगा और आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं बच्चे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो आपके सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपके क्लासमेट्स होंगे, आपके सहेले होंगे, आपकी सहेलियाँ होंगी, आपके दोस्त होंगे, आपके जो सारे कलीग्स होंगे, उन सब के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो ये चैप्टर आसान भाषा में समझना चाहते हैं और जिनके एग्जाम्स या प्री बोर्ड्स उनके सर पे मंडरा रहे हैं और नज़दीक आ रहे हैं, वो चैप्टर आसान भाषा में मज़े के साथ समझना चाहते हैं, हंसते खेलते समझना चाहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, पूरी वीडियो अच्छी लगी तो क्या अच्छा लगा, या कैसी लगी
आपको वीडियो ऑल ओवर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन आता है कि आपके लिए और मैं बेहतर एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ों को और चीज़ों को आपको तक पहुँचा सकूँ, डिलीवर कर सकूँ। तो कमेंट्स जरूर करिएगा। कमेंट्स से मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और बेहतर आपके लिए प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इंतजार करूँगा आपके कमेंट्स का, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आप कोई कोर्स या कोई बैच बाय कर रहे हैं जो कि सीयूईटी के लिए है या क्लास 12th बोर्ड्स के लिए कोई बैच है, जैसे कि विजेता हो गया, डेल्टा, जो भी बैच, यानी कि आप सीयूईटी के लिए अगर कोई बैच परचेज कर रहे हैं, आप क्लास 12th के लिए कोई बैच परचेज कर रहे हैं, आप अपने बोर्ड्स के लिए कोई बैच परचेज कर रहे हैं, आप सीयूईटी प्लस बोर्ड कंबाइंड बैच परचेज कर रहे हैं, अगर आप सीयूईटी का कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बैच अगर परचेज कर रहे हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट उसमें चाहते हैं, तो PR लाइव कोड आप यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी सीयूईटी के बैच में, किसी भी क्लास 12th के बैच में, बोर्ड के बैच में या कंबाइंड बैच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा होगा वो मिल जाएगा इस कोड से। तो कोड याद रखिएगा, अगर आप बैच बाय कर रहे हैं PRLIVE यानी कि PR लाइव मेरा कोड अगर आप यूज कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी तैयारी जो है और अफोर्डेबल हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई समस्या है, आपको कोई प्रश्न है, आपको कोई सजेशन भी है, आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि सर ऐसे नहीं आप ऐसे करिए क्लास में, आप ऐसे किया करिए, या सर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे ये सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे एक समस्या आ रही है, मुझे ये जानना है आपसे, मुझे ये जानना है आपसे, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं किसी भी समय। मैं आपके मेल का रिप्लाई जरूर देता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चे मेल्स करते हैं, तो आप जरूर मेल करेंगे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या है। ठीक है ना। तो ये थी आज की क्लास बच्चों। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आप और आपने मजे में हंसते खेलते पूरे चैप्टर को समझ लिया होगा और अपने बोर्ड्स में, अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप चैप्टर को पढ़ के करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चैप्टर आपको कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे। जय हिंद बच्चों।